हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम फिर उपस्थित हुए हैं लेकर हिंदी के अंतर्गत संज्ञा किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं और उसके बारे में जानना कि संज्ञा है क्या। तो हम जानेंगे आसपास की चीजों से कि संज्ञा किसे कहते हैं और उससे रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं तो उनको लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं कि संज्ञा है क्या चीज। तो इसकी परिभाषा को जानेंगे, इसके बारे में जो चीजें आती हैं उनके बारे में समझेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा को आपको समझना है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि नामों को हम क्या बोलते हैं बच्चा, संज्ञा बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। जैसे मनुष्य, मूर्खता, राम, सेना आदि, ये सभी क्या है, ये सभी संज्ञा के भेद होते हैं। चलिए आगे जानते हैं। संज्ञा के कार्य दे रखे हैं। संज्ञा के कार्य क्या हैं, तो इससे रिलेटेड आपके कुछ पॉइंट बनते हैं। जैसे संज्ञा के प्रमुख कार्यों को दर्शाया गया है कि व्यक्तियों, नदियां, पहाड़, राज्य, देश हो या महादेश हो, ठीक है, पुस्तक हो, पत्र हो या दिन के नाम हो या आपके महीनों के नाम दिए हुए हैं, इसमें से एक्स वाई जेड कुछ भी हो, वो सभी क्या होता है, वो सभी संज्ञा के अंतर्गत रखे जाते हैं बच्चा। ठीक है, जैसे दिया हुआ है बलराम यानी व्यक्ति का नाम, नदियों के नाम में जैसे गंगा दे दिया है, ये भी क्या है, तो आप कहेंगे संज्ञा है। पहाड़ों के नाम में विंध्याचल, ऐसे ही राज्यों के नाम में बिहार या देश के नाम में रूस। ठीक है, आगे आते हैं और जानते हैं इन्हीं चीजों के लिए। जैसे पशु, पक्षियों, मिठाई या सवारी आदि के जो भी नाम होते हैं वो सभी किसका बोध करते हैं, वो सभी बच्चा आपकी संज्ञा का ही बोध करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, जानते हैं अगली चीज क्या है। तो जैसे पशुओं के नाम में आप जानेंगे गाय का नाम आ जाए, पक्षियों में आप कबूतर को ले लें, मिठाई में जलेबी ले सकते हैं, जो भी मिठाई आप लोगों को पसंद है। तो कुल मिला के आपको समझनी यही बात है अपने आसपास की चीजों से कि ये क्या चीज है, ये संज्ञा है बच्चों। बस इतनी बात आपको समझनी है कि संज्ञा है क्या। तो हमारी आसपास की जो भी चीजें हैं वो सभी संज्ञा होती हैं। अब कौन किस हिस्से में आने वाला है, ये संज्ञा के भेद हमें समझाने वाले हैं। चलिए तो जानते हैं, अगले लाइन पे पहुंचते हैं अपना, कि संज्ञा के बारे में और हमें बहुत सारी चीजें जानना है जो हमारे आसपास ही होती है और हम उनको भेद में नहीं ले पाते हैं या अलग नहीं कर पाते हैं। जैसे समूह का बोध कराना। अब समूह का बोध कराते हैं, जैसे झुंड है, सेना है आदि आप ले सकते हैं, ये सभी किसमें है, तो संज्ञा में आते हैं बच्चा। अब ये बात आएगी कि झुंड और सेना संज्ञा के किस भेद में आएगा, ये तो हम आगे जानेंगे, लेकिन अभी आपको इतना समझना है। फिर आता है आपका कि किसी धातु या द्रव्य का बोध कराने वाला। अब धातु का नाम जैसे सोना चांदी आ जाए, द्रव्य का बोध कराना जैसे घी, तेल, पानी वगैरह आ जाता है, तो वो सभी किस में चला जाएगा, आप कहेंगे संज्ञा ही होता है। तो आपको यही चीज समझनी है कि संज्ञा है क्या। तो हमारी आसपास की चीजें ही हमें संज्ञाओं के बारे में बताती हैं बच्चा। चलिए आगे जानते हैं। जैसे व्यक्ति या कोई पदार्थ के भाव, धर्म या गुण के बारे में हमें बोध करा देता है, वो ही संज्ञा कहलाता है। जैसे आप कहेंगे दया, तो दया क्या है, तो आप कहेंगे एक भाव है, तो वो भी क्या कहलाएगा, आप कहेंगे वो भी आपकी संज्ञा कहलाने वाली है बच्चा। कृपा, मित्रता, उष्णता या चतुराई, यानी कि आपके जो गुण वगैरह या गुण या दोष जो भी आते हैं वो किसमें चले जाते हैं, आप कहेंगे संज्ञा के अंतर्गत ही रखे जाते हैं। चलिए आगे जानते हैं अगला पॉइंट क्या बनता है। तो अगला पॉइंट लेते हैं, समूह का बोध कराना। ये आपको जान लिया, किसी धातु या द्रव्य के बारे में आप समझ चुके हैं, व्यक्ति या पदार्थ के भावों के बारे में तो आप ये समझ चुके हैं। आगे जान लेते हैं अगला पॉइंट क्या होगा। ठीक है बच्चा, तो अगले पॉइंट को हमने जाना कि संज्ञा है क्या। तो आपने देखा कि जो भी हमारे चारों तरफ हम वस्तुओं को देखते हैं या चीजों को देखते हैं वो सभी संज्ञा होता है। लेकिन अब हमें समझना होगा कि संज्ञा के भेद, यानी कि उनको अलग अलग बांटना होगा कि अब वो किस किस में आएंगे। तो संज्ञा के भेद अनेक आधारों पे किए जा सकते हैं। जैसे आप देखेंगे अगला पॉइंट कि किस आधार पे, पहला जो वर्गीकरण किया गया है, ठीक है बच्चा, एक सेकंड, पहला जो वर्गीकरण किया गया है वो किस आधार पे किया गया है, तो वस्तु की जीवन, यानी कि वस्तु जीवित है या वो अजीवित है, यानी कि उसका जीवन चल रहा है कि उसका जीवन नहीं चल रहा है, इस आधार पे पहला वर्गीकरण किया गया है बच्चा। पर प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक, यानी कि वो प्राणी है, वो जीवंत है, या अप्राणीवाचक यानी अजीवंत है, वो जीवित नहीं है। तो इस आधार पे क्या किया गया है, इस आधार पर भी संज्ञा का भेद किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगले पॉइंट को लेते हैं, एक सेकेंड। लड़का, घोड़ा, पक्षी आदि में जीवन है और ये चल फिर सकते हैं, तो इसलिए ये क्या है, तो आप कहेंगे ये हमें किस में रखेंगे, आप रखेंगे जीवंत में।
इसमें रखेंगे कि इनका जीवन है, यानी ये क्या है, प्राणीवाचक आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट जो आपका आ जाता है उसको आप देखेंगे कि इन्हें तो आपने क्या कह दिया, प्राणीवाचक संज्ञा कह दिया। दूसरा आधार आता है अप्राणीवाचक में। अब इसमें क्या होता है, जैसे पेड़ है, ईंट है, दीवार आदि, ये सभी किस में आ जाएंगे, इनमें जीवन नहीं है, ये चल फिर नहीं सकते हैं। भाई दोनों आधार होते हैं, आप कहेंगे पेड़ नहीं आएगा, तो पेड़ इसलिए नहीं है इसमें, इसलिए ले लिया गया है क्योंकि ये चल नहीं सकता है बच्चा, ठीक है, इसलिए ये किस में आ गया, अप्राणीवाचक में आ गया है। आगे बढ़े, चलिए तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई। अगला पॉइंट देखते हैं। दूसरा वर्गीकरण जो किया गया है वो गणना के आधार पे किया गया है, ठीक है, गणना यानी गिनती के आधार पे किया गया है। किस तरह से, जैसे आम शब्द को ले लेते हैं, आम को हम गिन सकते हैं, 1 2 3, क्लियर है ना जी। तो आम को आप गिन सकते हैं, किंतु जो दूध वाला पॉइंट आ जाता है उसको आप गिन नहीं सकते हैं, उसको आप मापेंगे, ठीक है, उसको आप क्या करेंगे, गिन नहीं सकते, उसको आपको मापना पड़ेगा। तो इसलिए वो किस में आएगा, तो उसको गिना नहीं जाएगा, तो गणना में नहीं आएगा, केवल माप में ले सकते हैं। प्रेम घृणा आदि के भी गिनती नहीं हो सकती है। हमने प्रेम किया किसी से तो 1 किया, 2 किया, 3 किया, ऐसे होगा क्या, तो वो भी आपका किस में आएगा, गिनती में नहीं आएगा। इसी तरह से संज्ञा के भेद हुए हैं। एक हो गया आपका गण्य और अगण्य, ठीक है, एक हो गया गण्य अगण्य, यानी कि जो गिनतियां गिनी जा सकती हैं या जिनको गिना नहीं जा सकता है, जैसे प्रेम भाव घृणा जो भी है। गणीय संज्ञा वे हैं जिनके एक वचन और बहुवचन दोनों होते हैं। आपको ऐसे पॉइंट दे रही हूं कि आप कहेंगे हाँ क्या चीज है, ठीक है। गणीय संज्ञा वे हैं जिनके एक वचन और बहुवचन होते हैं, लेकिन अगणीय संज्ञाओं का प्रयोग सदा एक वचन में होता है बच्चा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो अगणीय संज्ञा है उनका प्रयोग किस में रहेगा, सदा एक वचन में रहेगा, यानी जिनकी गिनतियां नहीं होती हैं वो केवल एक वचन में प्रयोग की जाएंगी, क्लियर जी। चलिए तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अब जो दे रखा है संज्ञा का शब्द, संज्ञा शब्द में अभी मैंने बताया बस वही इधर लिख दिया है। थोड़ी बात समझनी है कि गणनीय और अगणनीय में क्या रखना है, तो गणनीय में एक वचन बहुवचन दोनों रूपों में जातिवाचक, आपको बस ये समझना है कि जो गणनीय वस्तुएं हैं वो जातिवाचक, जिनको गिना जा सकता है जातिवाचक, अगणनीय जो वस्तुएं रहेंगी वो व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक तथा भाववाचक के अंतर्गत आ जाती हैं। इस तरह से इनको बांटा गया। एक सेकंड में आपको बताती हूँ। जो आपकी गणनीय वस्तुएं हैं, ठीक है बच्चा, ये तो आपने जान लिया कि वो एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग की जाएंगी। जो गिनी जाएंगी वो एक वचन और बहुवचन में रखी जाएंगी, क्योंकि गिनी जाएंगी तो एक रहेगा और बहुवचन रहेगा, क्लियर ना। अच्छा, अब वो जातिवाचक रहेंगी, वो जातिवाचक रहेंगी, ठीक है। भाई आप किसी चीज को जब जातिवाचक में लेंगे, व्यक्तिवाचक में देखो अब अगणनीय वस्तुएं हैं वो किस में चली गई, वो व्यक्तिवाचक में चली गई। किसमें चली गई, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक और यहां से ये आपका समूहवाचक, ये तीन पोर्शन है, ठीक है। समूहवाचक तथा लास्ट आपका भाववाचक आ जाता है, ठीक है। तो आपको यही ध्यान रखना है जो व्यक्ति में आएगा वो स्पेशल एक रहेगा, व्यक्तिवाचक जैसे मैंने राम रख दिया, राम, ठीक है बच्चा, राम। लेकिन जाति के लिए मैं लड़का कहूं तो एक लड़का आया या दो लड़का आए तो एक वचन लड़का या लड़के, लड़का या बहुवचन कर दें लड़के हो जाएगा बच्चा, इसका हो गया जी, आप कहेंगे हाँ हो गया, इसका बहुवचन हो गया। लेकिन यहाँ पर जब आप आएंगे व्यक्तिवाचक में तो व्यक्तिवाचक केवल एक होता है, इसलिए वो अगण्य, उन्हें गिना ऐसे नहीं जाएगा, एक वचन बनाएंगे और बहुवचन बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट देखेंगे तीसरा वर्गीकरण किया गया है बच्चा, तो तीसरा वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है ये आपको समझना है। कई बार कंफ्यूजन में बात आती है कि संज्ञा के भेद किस तरह से किए गए हैं, तो आपने देखा अभी कि आप किस तरह से इनके भेद जान पा रहे हैं, तो तीसरा उसी के अंतर्गत आता है कि संज्ञा के भेदों को किस आधार पर रखा गया है। तो तीसरा पॉइंट जो आता है उसमें दिया है कि व्युत्पत्ति के आधार पे किया जाता है इसमें, ठीक है। तीसरा वर्गीकरण किस आधार पे, व्युत्पत्ति के आधार पे किया गया है, जिसमें संज्ञा के तीन भेद होते हैं। जिसमें संज्ञा के कितने भेद होते हैं बच्चा, तीन भेद होते हैं। पहला होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक, तीसरा होता है यौगिक, ठीक है। तो जो आपका रूढ़ होता है, ऐसी संज्ञाएं जिनका खंड निरर्थक होता है, यानी कि जिनका खंड करने से उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, वो आपका बच्चा रूढ़ कहलाता है, ठीक है। जैसे आम शब्द आपका दे रखा है, देखिए क्या दे रखा है,
आपका आम शब्द दे रखा है, ठीक है। अब आम का आप क्या करेंगे, अलग अलग कर दीजिए। आम को आपने अलग अलग कर दिया, इनको आपने यहाँ पे कर दिया आ प्लस में माँ। क्या कर दिया, आ प्लस में माँ कर दिया बच्चा। अब ना तो इसका अलग अर्थ निकलेगा ना इसका अलग अर्थ निकलेगा, ठीक है। इसी तरह से आपका घर दे रखा है, तो घर को आप अलग करिए, घ प्लस में रा कर दीजिए। इनका अलग अलग कोई अर्थ निकला नहीं निकला, इसलिए ये कैसे शब्द हैं ऐसे जो अलग अलग करने पे कोई अर्थ नहीं देते हैं तो वो रूढ़ होते हैं। तो ये क्या है, ये तीसरा वर्गीकरण संज्ञा का हो जाता है। सेकंड पे देखेंगे आपका यौगिक है। यौगिक में आप क्या जानेंगे कि ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं, जिनके खंड करने क्या होते हैं, सार्थक होते हैं, यानी दोनों को अलग करते हैं तो उनके अर्थ होते हैं। जैसे रसोई घर है, ठीक है बच्चा। अब रसोई अलग रहेगी और घर इसमें अलग हो जाएगा, तो दोनों के अपने अपने अर्थ हो जाएंगे। रसोई के लिए घर या घर के लिए रसोई, ठीक है। तो रसोई अलग हो गई, घर इसमें अलग हो गया बच्चा। तो दोनों के अपने अपने अर्थ हो गए हैं, रसोई अलग हो गई और घर अलग, दोनों के खंड आपको अलग मिला। पाठशाला है, तो पाठ के लिए शाला, यानी पाठ आपका अलग अर्थ देता है, पाठ पढ़ने के लिए, शाला जहां पे पढ़ा जाएगा, ठीक है, शाला। विद्यार्थी, तो विद्या प्लस में अर्थी, तो विद्या का अपना अर्थ होता है, अर्थी का अपना अर्थ होता है। तो जहां सभी के अर्थ अलग अलग हो जाए खंड करने पे, वो योग कहलाता है बच्चा। आप बात करेंगे योग रूढ़ की, तो योग रूढ़ क्या होता है, ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड क्या है, सार्थक हो, परंतु जिनका अर्थ खंड शब्द से निकलने वाले अर्थ से भिन्न हो जाता है। जैसे पंकज, अब पंकज का आपने खंड किया तो क्या निकलेगा, पंख और जा निकलेगा। पंख और जा निकलने से अब पंख का अर्थ अलग हो गया, यानी कि कीचड़, और जा का अर्थ हो गया जन्मा, यानी कीचड़ में जन्मा हुआ, ठीक है। कीचड़ में जन्मा हुआ, किंतु पंकज का अर्थ क्या हो गया है, वैसे तो कमल है, ठीक है, लेकिन इनका अर्थ कैसे गया, तो आप कहेंगे हम ये बहुब्री में पढ़ते हैं, यही बात है बच्चों, योग रूढ़ को आप बहुब्री में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पंख माने कीचड़ और जा माने हुआ, जन्मा हुआ, यानी कीचड़ में जन्मा हुआ कौन, तो आप कहेंगे कमल, तो वो क्या कहलाएगा, योग रूढ़। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, लेते हैं अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला देखिए, अब क्या है इसमें, एक सेकंड जी। अब आपका आ गया चौथा वर्गीकरण, तो चौथा वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है, तो अर्थ के आधार पे, आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, ठीक है। क्या है, अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पे किया गया है, जो परंपरागत है, और इसी दृष्टि से संज्ञा के कितने भेद है, 5 है, जो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो आप भी जानते होंगे, जब आपने पढ़ना शुरू किया है आपकी तीसरी कक्षा से शायद, तो आपको बताया गया कि कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं, 3 भी आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो संज्ञा के कितने भेद हो गए, तो संज्ञा के बच्चा 5 भेद हो गए, ठीक है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और भाववाचक, द्रव्यवाचक, ठीक है बच्चा। तो ये हो गया आपका चौथा और ये हो गया आपका 5, क्लियर। व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराती है, वो क्या कहलाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे आप कहेंगे, आपने पढ़ा ही है, गंगा, तुलसीदास, पटना, राम, हिमालय आदि, जो किसी एक का, किसी एक विशेष का बोध कराता है वो व्यक्तिवाचक होता है। जो बहुतों का बोध करा दे वो किस में जाएगा, वो जातिवाचक में चला जाएगा, ठीक है। हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा की संख्या सर्वाधिक होती है, यानी कि व्यक्तिवाचक में क्या है, संख्याएं सर्वाधिक हैं। देखिए आगे क्या है, जैसे आप इसको जानेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में निम्नलिखित क्या है, तो सर्वाधिक होने का मतलब है, जैसे पहले पॉइंट को लेते हैं, व्यक्तिवाचक के अपने नाम, ठीक है। एक क्या है, अपने नाम, जैसे तुलसीदास, महेश, राम, ये सभी क्या है, नाम, किसी एक एक व्यक्ति के, किसी अपने व्यक्ति, एक व्यक्ति के, ठीक है। तो इसने वही कहा, व्यक्तियों के अपने नाम इसमें जाएंगे, व्यक्तिवाचक में जाएंगे। नदियों के नाम किसमें जाएंगे, व्यक्तिवाचक में जाएंगे। झीलों के नाम, यानी डल कोई एक झील है, ठीक है, बैकाल कोई एक है। समुद्रों के नाम, प्रशांत महासागर कोई एक है, ना कि प्रशांत महासागर बहुत सारे, किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, मीन्स आपको समझना होगा, व्यक्तिवाचक का मतलब एक विशेष रहेगा, उसकी ही बारे में हम बात करेंगे,
जातिवाचक पे आ जाते हैं तो उसकी जाति, जैसे राम से हम कह दें लड़का तो बहुत सारे लड़के हो जाएंगे बच्चा, ठीक है। आगे देखिए, समुद्रों के नाम हो गया, पहाड़ों के नाम भी आपके किस में आ जाएंगे, तो आप कहेंगे नाम आ रहे हैं ना, विशेष आ रहा है ना, तो व्यक्तिवाचक रहेगा। गांव के नाम किस में गए, तो आप कहेंगे बिल्कुल हम समझ गए किस में आ गए, व्यक्तिवाचक में आ गए। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, जानते हैं क्या है इसमें। देखो क्या दे रखा है, नगरों के नाम किस में चले जाएंगे, व्यक्तिवाचक में। सड़कों, दुकानों या प्रकाशन कराते हैं, कोई अपने अपना प्रचार कराते हैं किसी चीज का, जैसे अशोक राजपथ परिधान, आदित्य पब्लिकेशन, या अपने कोई कोचिंग का नाम है, किसी स्कूल का नाम है, मिस वो क्या है, तो विशेष किसी एक के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए वो किसमें गया, व्यक्तिवाचक में चला गया, ठीक है। महादेशों के नाम आ जाएं, देशों के नाम आ जाएं, राज्यों के नाम आ जाएं, पुस्तकों के आ जाएं, पत्र पत्रिकाओं के नाम आ जाएं, ये सभी रामचरितमानस किसी एक रामचरितमानस, ठीक बच्चा। त्योहारों के, ऐतिहासिक घटनाओं के विशेष है, आपको ये याद रखना होगा, आपको ये याद रखना होगा, ठीक है। जैसे त्योहारों में रक्षाबंधन, शिक्षा दिवस, होली, जो भी है सभी किसमें एक विशेष है, क्लियर जी। ग्रह नक्षत्रों के नाम भी किस में आ जाएंगे, तो आप कहेंगे व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला आपका दे रखा है, महीनों के नाम किस में जाएंगे, व्यक्तिवाचक में जाएंगे। दिनों के नाम किस में जाएंगे, व्यक्तिवाचक में जाएंगे। ये तो गांठ बांधनी है आप लोगों को कि क्या क्या उसके अंतर्गत आएगा। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट दे रखा है जातिवाचक संज्ञा। क्या है, जाति, व्यक्तिवाचक की बात की थी, बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। जातिवाचक संज्ञा किसी वस्तु या प्राणी के संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, किसी संपूर्ण जाति का, एक विशेष नहीं, पूरा, ठीक है। जैसे गाय, नदी, पहाड़, मनुष्य आदि। अब अगर गाय का नाम होता कि धेनु, है ना, किसी ने अपनी गाय का नाम रख दिया धेनु, तो वो किसी एक की थी, लेकिन यहां पर गाय एक जाति का नाम दे दिया गाय, तो क्या है, आप कहेंगे जातिवाचक हो गया ये, ठीक है। नदी, नदी है तो नदी तो बहुत सारी नदियां है ना, बहुत सारी नदियां हैं, नदी का कोई नाम नहीं है गंगा यमुना, अगर गंगा यमुना कर देते तो क्या हो जाता, तो व्यक्तिवाचक हो जाता, राइट जी। इस तरह से ध्यान रखना है। गाय का कोई नाम हमने दे रखा होता कि हम अपनी गाय को धेनु बुलाते हैं, कामाक्षी बुलाते हैं, तो वो क्या हो गया, वो व्यक्तिवाचक हो जाता, ठीक है। पहाड़ का आप नाम ले लेते कि हिमालय, तो वो किस में चला जाता, व्यक्तिवाचक में। लेकिन पहाड़ बहुत सारे पहाड़ों का बोध करा देता है, इसलिए ये किस में जाता है, जातिवाचक में चला जाता है। मनुष्य जाति का बोध है, अब मनुष्य में ये नहीं है कि वो राम है, श्याम है, सीता है, गीता है, ये नहीं है, क्या है, मनुष्य, तो मनुष्य जाति का बोध कराया गया, इसलिए किस में चला गया, जातिवाचक में चला गया। आगे देखते हैं, ये पॉइंट आप समझ लेंगे, सेम वही चीज है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, जातिवाचक संज्ञा में निम्नलिखित समाविष्ट होते हैं, यानी कि क्या क्या चीजें उसके अंतर्गत आती है, ये आप देखेंगे कि किस किस चीज को आप जातिवाचक में रख सकते हैं। तो बता तो दिया, दिक्कत तो नहीं है, फिर भी आप एक नजर इस पे डालेंगे। पशुओं, पक्षियों एवं कीट पतंगों के नाम जो भी होते हैं वो सभी किस में चले जाते हैं, तो आप कहेंगे वो जातिवाचक में चले जाते हैं। मैना नाम दे दिया, इसका मतलब व्यक्तिवाचक नहीं होगा, क्योंकि मैना मीन्स बहुत सारी मैनाएं होती हैं, ठीक है। गाय मीन्स बहुत सारी गाय होते हैं, खटमल मीन्स बहुत सारे खटमल, कि भाई बहुत सारे खटमल आ गए, बहुत सारे मच्छर आ गए, तो वो क्या है, जब तक नाम नहीं देंगे उन्हें, ठीक है। चलिए, फल, सब्जी या फूलों के नाम किस में चले जाएंगे, जातिवाचक। बच्चों के बहुत ही इजीली से प्रश्न है जिनमें वो बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये जातिवाचक में जाएगा कि व्यक्तिवाचक में जाएगा, तो ये आपको याद रखना रहेगा, ठीक है। यही सब ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है, ठीक है। तो फल या सब्जी और फूल जो भी नाम आएंगे सभी जातिवाचक में जाएंगे, क्लियर। आगे देखते हैं, पहनने, ओढ़ने, बिछाने के सामान जैसे कुर्ता, जूता, तकिया, धोती, साड़ी, ये सभी किस में जाएंगे, जातिवाचक में जाने वाले बच्चा। अन्न, मसाले, मिठाई आदि, यानी मसाले हो, अन्न हो या मिठाइयां हो, सभी किस में जाएंगे, जातिवाचक का बोध कराएंगे, ठीक है। विभिन्न सामग्रियों के नाम जैसे अलमारी, कुर्सी, टेबल, है ना, जो भी है वो सभी किस में जाने वाला है, वो सभी जातिवाचक में जाने वाला है। सवारियों के नाम है, नाव में बैठे हैं, मोटर में गए हैं, रेल में गए हैं, साइकिल पे गए हैं, है ना, टेम्पो में गए हैं, सभी किस में आएंगे, सभी जातिवाचक में आने वाले हैं। संबंधियों के नाम, बहन, भाई आदि जो भी है वो सभी किस में जाएंगे, जातिवाचक में। व्यवसायिक पदों या पदाधिकारियों के नाम सभी किस में जाएंगे, दर्जी, धोबी, भंगी, राज्यपाल है,
प्रधानमंत्री आदि सभी किस में जाएंगे? जातिवाचक में। चलिए, तो ये आप समझ गए होंगे। बिल्कुल यही उम्मीद है। आगे देखते हैं क्या करना है। चलिए, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे और अगला पॉइंट ये रहा आपकी स्क्रीन। एक सेकंड। सारणी से व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के भेद स्पष्ट करने पड़ रहे हैं। एक सेकंड। सारणी से व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के लिए व्यक्तिवाचक और जातिवाचक का भेद भी स्पष्ट करना, तो किस तरह से करेंगे इसमें आपको देखना है। तो व्यक्तिवाचक है आपका, ठीक है, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक है, इसमें आप समझेंगे। तुलसीदास है, तुलसीदास व्यक्तिवाचक, किसी एक व्यक्ति का नाम तुलसीदास जी है, तुलसीदास है। अब जातिवाचक में उनको क्या मानव कवि बोल दिया, तुलसीदास कवि। कवि से क्या है, जाति का बोध हुआ कि वो कवि है, यानी कि बहुत सारे कवि लोग होते हैं, जिनमें से एक कौन है, एक तुलसीदास है, और वो व्यक्तिवाचक हो गए। क्लियर? आगे देखेंगे। सीता एक नाम है, इसलिए एक विशेष व्यक्ति का नाम है, तो इसलिए व्यक्तिवाचक हो गया। स्त्री जाति का बोध हो जाता है। अब सीता कहा तो किस में चला गया, आप कहेंगे व्यक्ति में चला गया, और स्त्री कह दिया तो स्त्री जाति का बोध करा दिया गया है। ठीक है। गंगा, तो गंगा की बात करें तो व्यक्तिवाचक में चला गया, और गंगा को अगर हमने नदी बोल दिया तो बहुत सारी नदियों का विवरण हो गया है यहाँ पे। क्लियर? कोलकाता, कोलकाता दिया तो एक व्यक्तिवाचक हो गया, लेकिन आप अगर इसको नगर बोल देते तो बहुत सारे नगरों की बात आ जाएगी इसके अंतर्गत। ऐसे ही आपका क्या है, हिमालय, और हिमालय कहा तो व्यक्तिवाचक, और पहाड़ कह देते तो एक किस में चला जाता, तो आप कहते ये भी किस में गया, जातिवाचक में चला गया बच्चा। और फिर आपका आ गया भारतवर्ष। ठीक है, भारतवर्ष की बात करते हैं तो भारतवर्ष किसमें, व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। और अगर इसको बोल देते हैं देश, तो बहुत सारे देशों के बारे में हम चर्चा कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, देखते हैं अगला पॉइंट। अगले पॉइंट में क्या है, तो अगला पॉइंट आपके सामने ये समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो समूहवाचक संज्ञा जानने के लिए बात आएगी कि जब हम कह रहे थे ना, टीम कह रहे थे, है ना, तो वो किस में आता है, वो समूह में आता है। जहां दो या दो से अधिक पर चर्चा कर ली जाएगी, वही समूहवाचक के अंतर्गत रखा जाएगा। पदार्थों के समूह का बोध कराते हैं, जैसे ग्रहों, झब्बा, झुंड, दल, सभा, सेना, ये सभी किसका बोध कराएंगे, ये सारे शब्द ऐसे हैं जो व्यक्ति या वस्तु का बोध ना कराकर अनेक का बोध कराते हैं, उनके यानी कि उनके समूह का बोध कराते हैं। भाई सेना का मतलब है, एक सेकंड, एक सेकेंड, क्या है, सेना का अर्थ क्या है, सेना का अर्थ है कि समूह, सेना का समूह। सेना में एक व्यक्ति नहीं है कि सेना में एक व्यक्ति ही भर्ती हुआ है, सेना में क्या है, पूरा समूह है सेना का। ठीक है। सभा, सभा में दो से अधिक लोग ही बैठे होंगे, तब वो सभा कहलाई जाएगी। ठीक है, तो जहां पर हमको किसका, हमको एहसास हो जाए समूह का, दो से अधिक व्यक्तियों का जहां पर बोध हो जाए, समूहवाचक कहलाता है। ठीक है बच्चे। दल, दल क्या कहते हैं, जहां काफी लोग बैठे हैं, दल बना के बैठे हैं, झुंड बना के बैठे हैं। ठीक है, तो ये सभी किस में आ गया, ये सभी आपका समूहवाचक के अंतर्गत रखा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो आप देखेंगे इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या आता है। ये रहा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, कि संज्ञा किसी वस्तु या द्रव्य का बोध कराती है। द्रव्यवाचक संज्ञा किसका बोध कराती है, तो ये किसी धातु या द्रव्य का बोध कराती है, जैसे घी, चांदी, पानी, ठीक है, पीतल, सोना आदि, ये सभी किस में आएंगे, ये सभी द्रव्यवाचक के अंतर्गत आते हैं। सबसे बड़ी विशेषता कि इसकी पूर्ण रूप और अंश के नाम में कोई अंतर नहीं है। सबसे बड़ी विशेषता ये है इसकी कि इसका पूर्ण रूप या इसका अंश के नाम में कोई अंतर नहीं आता है। जबकि जबकि क्या, जबकि जातिवाचक के पूर्ण रूप और अंश यानी कि उसके कुछ हिस्से के नामों में पर्याप्त अंतर हो जाता है। ठीक है, जैसे एक टुकड़ा सोना भी सोना है, वे हम सोने का एक छोटा सा टुकड़ा लेके आ जाते हैं तो उसको भी तो सोना बोलेंगे ना, ये थोड़ी ना कहेंगे सोने, उसका कुछ अलग नाम दे देंगे, अब ये कुछ और हो गया, ऐसे नहीं है ना। अच्छा, एक बड़ा खंड भी,
छोटा खंड भी यानी एक टुकड़ा भी उसका सोना होता है या एक बड़ा खंड भी सोना है। एक बूंद घी भी घी है और 1 किलो घी भी क्या है, घी है। यही तो है। तो ये द्रव्य की परिभाषा। किंतु किंतु एक पूरे वृक्ष के टुकड़े, ठीक है, किंतु एक पूरे वृक्ष के टुकड़े को हम वृक्ष कभी भी नहीं कहते हैं। क्लियर कि नहीं क्लियर? आप कहेंगे जी हाँ, कुछ तो अलग पढ़ाया गया। ठीक है भाई, जब आप द्रव्य की बात करेंगे तो घी की एक बूंद को भी आप घी बोलने वाले हैं, और जब घी की एक बूंद को आप घी बोलने वाले हैं तो इसका मतलब क्या है, वो द्रव्य है। ठीक है, ऐसे ही इसने कहा किंतु कि वृक्ष के टुकड़े को, यानी कि उसका जब कुछ हिस्सा आप अलग कर देते हैं तो वो टहनी बन जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, उसको आप कदापि वृक्ष नहीं कहेंगे, उसे लकड़ी कह सकते हैं, सिल्ली कह सकते हैं, टहनी कह सकते हैं, डाली कह सकते हैं, आदि आप जो कुछ कहना चाहें। क्लियर? बस द्रव्यवाचक संज्ञा से निर्मित पदार्थ एवं जातिवाचक संज्ञा क्या होते हैं, ये आपको बताएगा। पॉइंट आपको समझ में आया होगा क्या कहना चाहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा में आप एक बूंद घी लेंगे तो भी घी है, सोने के टुकड़े को आप अलग कर देंगे तब भी उसको सोना कहेंगे। लेकिन जातिवाचक में ऐसा नहीं होता है, उसमें पूर्ण को वृक्ष बोला जाता है और उसके टुकड़े को क्या है, टहनी, डाली, जो भी कहना चाहते हैं आप लोग। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। कुछ पॉइंट दिया गया है, इसको आप देख लेंगे। कुछ विद्वानों का कहना है कि संज्ञा की समूहवाचक तथा द्रव्यवाचक जैसे दो अलग भेद मानने की भी आवश्यकता नहीं है, यानी कि कुछ लोगों ने माना है, वस्तुत इन दोनों का समाहार जातिवाचक संज्ञा में ही हो गया है। क्लियर? यानी कि इन दोनों को हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। मुझे आपको ये समझाने का उद्देश्य था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। भाववाचक संज्ञा की बात करते हैं, व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध कराती हैं। कौन? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा व्यक्ति या पदार्थ के धर्म और गुण का बोध कराती हैं, जैसे अच्छाई, चौड़ाई, मिठास, लंबाई, वीरता। कैसे कह सकते हो? जैसे आप कह सकते हो कि उस व्यक्ति के अंदर बहुत सारी अच्छाइयां हैं। ठीक है, आप कह सकते हो कि क्या, कि कोई पदार्थ जो है वो क्या है, उसकी बहुत चौड़ाई है। आप कह सकते हैं इस टीवी की बहुत चौड़ाई है। ठीक है, इस मिठाई में बहुत ज्यादा मिठास है, आपकी वाणी में बहुत ज्यादा मिठास है। ठीक है, उस व्यक्ति की लंबाई बहुत ज्यादा है या उस खम्भे की लंबाई बहुत ज्यादा है। तो इस तरह ये क्या है, ये सभी किस में आएंगे, ये भाव, भाववाचक में। ठीक है जी, आगे देखते हैं। भाववाचक संज्ञा में निम्नलिखित चीजें आती हैं। क्या क्या आती हैं? गुण भी आता है। भाव में गुण आता है, कुशाग्रता, चतुराई, सौंदर्य। भाव यही तो होते हैं, भाव यही तो होते हैं जो महसूस किए जाते हैं, वो भाव कहलाते हैं। ठीक है बच्चा? भाव कृपणता, मित्रता, शत्रुता। आपने कौन सा भाव रखना है किसी के प्रति। अवस्था, जवानी, बचपन, बुढ़ापा, ये किसके आएंगे, ये भाव के अंतर्गत आएंगे। बच्चा शब्द हो जाता है, बच्चा से बचपन बन जाता है, बूढ़ा से बुढ़ापा हो जाता है और ये भाववाचक में आता है। ठीक है, आगे देखिए। माप आता है, आप जो मापते हैं, तो मापने की जैसे ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई, ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं, तो ये सभी आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। क्रिया यानी करना, दौड़ धूप, पढ़ाई कर रहे हैं, लिखाई कर रहे हैं, ये सभी किस में आता है, ये सभी आपका भाव में आता है। ठीक है, गति, फुर्ती से आप कोई कार्य करें, कार्य शीघ्रता से कर लीजिए, आपने सुस्ती फैला रखी है, ये क्या है, सभी भाव है बच्चा। स्वाद, कड़वापन, कसैलापन, तिताश, मिठास, रसीला, ये सभी क्या है, ये आप कहेंगे सभी भाववाचक। टमाटर क्या है, बहुत लाल है, लालिमा लिए हुए है, ये क्या है, ये भाव के अंतर्गत ही पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अमूर्त भावनाएं जो हमारी होती हैं, करुणा, क्षोभ, दया, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, ये सभी आपके भाववाचक के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे देखते हैं अपनापन। संज्ञा भेदों में परिवर्तन कैसे। जातिवाचक व्यक्तिवाचक के रूप में कभी कभी जातिवाचक संज्ञा किसी, आपको ये इस तरह से जातिवाचक व्यक्तिवाचक के रूप में, कभी कभी जातिवाचक संज्ञा किसी एक ही वस्तु का बोध कराने के कारण व्यक्तिवाचक हो जाती है। ठीक है, किस तरह से हो जाती है, तो पुरी शब्द का अर्थ है ग्राम या नगर। पुरी शब्द का अर्थ क्या है, गांव या नगर, परंतु इसका प्रयोग केवल जगन्नाथपुरी के लिए भी किया जाता है। क्लियर जी, क्लियर। तो इस तरह से जातिवाचक
व्यक्तिवाचक के रूप में कभी कभी जातिवाचक संज्ञा किसी एक ही वस्तु का बोध कराने के लिए व्यक्तिवाचक हो जाती है। तो पूरी शब्द का अर्थ क्या था? ग्राम या नगर, लेकिन इससे क्या बोध हुआ? ये जगन्नाथ पुरी इसमें भी आ गया और ये क्या हो गया? एक व्यक्तिवाचक बन जाता है। आगे देखिए, गोस्वामी। गोस्वामी शब्द है, एक जाति है गोस्वामी, गोसाई बोला जाता है, परंतु इस शब्द का प्रयोग तुलसीदास जी के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तुलसीदास के नाम के रूप में भी किया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे बोला जाता है कि नहीं? जी बोला जाता है। तो अब वो जाति का नाम है, वैसे तो गोस्वामी जाति का है, लेकिन फिर भी क्या हो गया? वो व्यक्तिवाचक बन गया। तो इस तरह से आप भ्रमित ना हो, परीक्षा में बड़ा पूछा जाता है इस तरह से। ठीक है, संवत है शब्द यानी वर्ष, वर्षवाचक है, परंतु यह विक्रमीय संवत के अर्थ में रूढ़ हो जाता है, इसका अर्थ नहीं निकलता है। तो ये क्या हो जाते हैं? ये आपके किसके आ जाएंगे? आप कहेंगे व्यक्तिवाचक के अंतर्गत रख लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगले पॉइंट में देखेंगे भाववाचक जातिवाचक के रूप में हो जाते हैं कभी कभी। कैसे? कहीं कहीं भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में प्रयोग पाया जाता है। क्लियर जी? कहीं कहीं भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में प्रयोग हो जाता है। कैसे हो जाता है बच्चा? ये आप देखेंगे। जैसे कॉपी में कई तरह की लिखावटें हैं, इस समय कई बीमारियां फैली हुई हैं। समझे? जैसे इस कॉपी में कई तरह की लिखावटें हैं और इस समय कई बीमारियां फैली हुई हैं। व्यक्तिवाचक जातिवाचक के रूप में कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में देखा जाता है। जैसे गांधी अपने समय के कृष्ण थे। अब यहाँ कृष्ण शब्द का जातिवाचक के रूप में प्रयोग हुआ है। क्लियर? आया समझ में? तो इस तरह से आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये परीक्षाओं में ज्यादातर अधिकतर पूछे जाते रहते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अपना पॉइंट क्या कह रहा है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण प्राय सभी शब्द भेदों में होता है। ठीक है, सभी शब्द भेदों में होता है, ये आपको इसमें जानना होगा। जैसे संज्ञा के दो प्रमुख भेद हैं, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। जातिवाचक संज्ञा से नर नरता, नारी से नारित्व, बूढ़ा से बुढ़ापा, मनुष्य से मनुष्यता आ जाती है। क्लियर जी? क्लियर। कब जातिवाचक से बनाना है? जब व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनाएंगे आप भाववाचक, तो आपने क्या करना है? राम क्या है? तो आप कहेंगे राम तो व्यक्ति है, अब राम से रामत्व कर दिया तो ये क्या हो गया? ये भाव बन गया। क्लियर है? भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हो रहा है। इससे यहां से तो जातिवाचक से हो गया था, नर जाति थी, नरता कर दिया, ये भाव बन गया था। ठीक है बच्चा, ये भाववाचक बन गया था। क्लियर? क्लियर। नारी जाति थी और नारित्व कर दिया तो ये भाव बन गया। इस तरह से देखना। बूढ़ा क्या था? जाति थी, बुढ़ापा हो गया, भाव बन गया था। मनुष्य से मनुष्यता कर दिया था, ये भाव बन गया। क्लियर जी? आगे देखते हैं। ऐसे सर्वनाम से बनाना है। अपना, अपना सर्वनाम से अपनत्व बना दिया, ये क्या है? भाव हो गया। अपनत्व के भाव है हमारे अंदर। ठीक है, फिर अहम से क्या है? अहंकार आ गया। मम से क्या है? ममता आ गई। मम से क्या? ममता आ गई, ममत्व आ गया। इस तरह से ये क्या हो गए? भाव बन गए। तो व्यक्ति से, सर्वनाम से, विशेषण से या क्रिया से, अव्यय से, सभी से क्या है? भाववाचक सब निर्मित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका क्या है? विशेषण से है, कठोर से कठोरता आ गया, गुरु से क्या है? गुरुता आ गई, चौड़ा से चौड़ाई आ गई। ठीक है, ऐसे देखो क्रिया है, खेलना है, खेलना से क्या? खेल हो गया। दिखाना से क्या है? दिखावा हो गया, दिखावा भाव हो गया। पढ़ना से क्या? पढ़ाई हो गई, भाव है पढ़ाई। ठीक है, बचना से क्या है? बचत कर रहे हैं हम, भाव है हमारा। क्लियर जी? आगे देखो, अव्यय से क्या है? अव्यय जैसे समीप है, समीप से सामीप्य कर दिया तो ये क्या हो गया है? तो ये हो गया भाववाचक। दूर से दूरी हो गया, ये क्या बन गया? ये भाववाचक बन गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट की तरफ। अब आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी। तो फिर मिलते हैं।